नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। पिछले 3 व्याख्यानों से हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निर्बलताओं और उसके सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बताऊंगी। जहां तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निर्बलताओं का प्रश्न है, इसके सबसे बड़ी जो निर्बलता है वो यह है कि इसकी अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन पाई है। 1961 से लेकर आज तक इसकी कोई सुस्पष्ट तथा सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो पाई है, जिसके कारण हर व्यक्ति तथा देश अपने दृष्टिकोण तथा विचारधारा के अनुरूप इसका अलग अलग अर्थ निकालता है। अतः सर्वमान्य परिभाषा के अभाव में आंदोलन के संबंध में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर भी इस आंदोलन की एक बड़ी निर्बलता है। अनेक आलोचकों का मानना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। सिद्धांततः ये देश परंपरागत शक्ति मॉडल को अस्वीकार करते हैं, किंतु अनेक गुटनिरपेक्ष देश अपने आपसी व्यवहार में भी परंपरागत शक्ति संतुलन के आधार पर निर्णय लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनके सदस्य राष्ट्रों में भी समय समय पर शक्ति संघर्ष हुए हैं, जिनके कारण आंदोलन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों के आपसी संघर्ष भी इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमी है। इन कमियों के अलावा सदस्य देशों में एकता का अभाव होना भी इस आंदोलन की निर्बलता बन जाती है। समय के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि आंदोलन के सदस्य देशों में अपनी आपसी एकता का अभाव है। कुछ देश औपचारिक रूप से तो निर्गुट होने का दावा करते हैं, किंतु यथार्थ में स्वयं को किसी न किसी गुट के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध किए हुए हैं। यद्यपि कुछ देश आंदोलन तथा स्वयं की एकता तथा निष्ठा बनाए रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे भी देशों की कमी नहीं है जिन्होंने आंदोलन का प्रयोग अपने निहित राष्ट्रीय हितों तथा स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया है। इसके अतिरिक्त गुटनिरपेक्षता की नीति सदस्य राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान नहीं करती। गुटनिरपेक्षता प्रकृति से आदर्शवादी है तथा अपनी नीति को ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मानती है। यही कारण है कि इन देशों ने अपनी सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए न तो स्वयं की रक्षा सेनाओं का विस्तार किया है, न ही विदेशों से सैनिक सहायता प्राप्त की है। लेकिन इस रूप में यह नीति निर्बल है। इसका उदाहरण भारत पर किए गए चीन के आक्रमण से स्पष्ट हो जाता है। इस समय गुटनिरपेक्ष देशों के जो भी देश थे, उन्होंने इस संकट के समय में भारत की कोई सहायता नहीं की थी। यह एक ऐसा उदाहरण है जो गुटनिरपेक्षता की नीति का खोखलापन स्पष्ट करता है। इसके अलावा इस नीति को अवसरवादी नीति भी माना जाता है। आलोचक इस आंदोलन पर अवसरवादिता का आरोप लगाते हैं। उनका ये मानना है कि यह नीति सिद्धांतहीन है तथा दोनों गुटों से अधिकाधिक सहायता प्राप्त करने के लिए अपनाई गई है। तो ये तो हुई बच्चों इस आंदोलन की निर्बलताएं। अब हम आते हैं इसकी चुनौतियों की तरफ। चुनौतियां भी इसके समक्ष अनेक हैं। यह आंदोलन चुनौतियों का सामना समय समय पर करता रहा है। यद्यपि पहले शिखर सम्मेलन से लेकर अंतिम शिखर सम्मेलन तक इस आंदोलन का निरंतर विकास हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ इस आंदोलन के समक्ष चुनौतियां भी आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आंदोलन के सदस्य अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की बात को सिद्धांततः तो स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक सदस्य देशों ने अपने शस्त्रीकरण पर बल दिया है, जिसकी वजह से यह आंदोलन कमज़ोर बना है और यह एक चुनौती के रूप में इन देशों के समक्ष आया है। इसके अलावा
कुछ सदस्य देशों ने अपने शस्त्रीकरण पर अत्यधिक व्यय किया है, जिसका इनकी आर्थिक विकास की गति पर विपरीत असर पड़ा है। यह भी इस आंदोलन के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो बड़ी चुनौती इसके समक्ष दिखाई देती है वह यह है कि यह आंदोलन मात्र नैतिक आंदोलन बनकर रह गया है। ये मानवता तथा विश्व शांति की रक्षा हेतु अपील तो कर सकता है, किंतु इस दिशा में कोई सशक्त कदम उठाने में असफल रहता है। यह न तो सदस्य देशों के आपसी युद्धों को ही रोक पाया है और न ही महाशक्ति द्वारा इन देशों पर किए गए आक्रमण को ही। तो इस तरह महाशक्तियों को अपने अनुसार न ढाल पाना भी इस आंदोलन की एक बड़ी चुनौती है। सदस्य देशों के लिए अपना आर्थिक विकास करना आंदोलन के समक्ष एक अन्य बड़ी चुनौती है। तृतीय विश्व के अधिकांश देश स्वतंत्रता प्राप्त कर आंदोलन में तो शामिल हो गए, किंतु राजनीतिक अस्थिरता के कारण आज भी इनमें से अधिकांश देश अपने आर्थिक तथा तकनीकी विकास के लिए महाशक्तियों पर निर्भर हैं। ये बड़ी शक्तियाँ आर्थिक सहायता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उनकी राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार सदस्य देशों पर बड़ी शक्तियों का प्रभाव अभी भी दिखाई देता है, जो कि इस आंदोलन के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस प्रकार यह आंदोलन निर्बलताओं और चुनौतियों से भरा हुआ है। इस व्याख्यान में बच्चों मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में हम गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और भारत तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा अगला व्याख्यान इस विषय पर अंतिम व्याख्यान होगा। धन्यवाद।